नमस्कार, मैं भानु प्रताप उजाला और आप देख रहे हैं बोल बच्चन ग्लोबल न्यूज चैनल। एक ऐसे सितारे को हमने खोया है अभी, आज उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, झारखंड के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा शिबू सोरेन जी जो हमें छोड़कर चले गए। तो मैं आज इस टॉपिक पर इसलिए बात करना चाहता हूं कि देश तो हमारा आज़ाद हो गया है। देश को आज़ाद हुए 1947 सबको पता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर आप शिबू सोरेन जी की कहानी और उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे देश के लोगों को दूसरे वे में, आप बोल सकते हैं, सूद के जाल में फंसाकर कितनों की जमीनें, कितनों की धन दौलत अपने नाम किए। तो ये कहानी है, आज की कहानी है शिबू सोरेन, जो कि देश के गुरु का उपाधि उनको दिया गया था, दिसोम गुरु। शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 को। ठीक है, झारखंड उस समय बना नहीं था, उस समय बिहार का हजारीबाग था, हजारीबाग जन्म हुआ था। 4 भाई बहन थे वो, 4 भाई बहन में सेकंड नंबर पर वो थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग बोलते हैं कि सत्ता जो होती है खानदानी चले आता है, लेकिन मैं इनकी कहानी आप सुनने के बाद आप मानेंगे कि विचार की भी एक कहानी होती है जो आपके बाप और दादाओं से चलती आती है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शिबू सोरेन जो थे, उनके पिता जो थे वो गांधीवादी टीचर थे और उन्होंने भी अलख जगाया था उस समय कि सूद से बचें और सूदखोरों से कैसे बचना है। वो घर घर जाकर, हर मोहल्ले, हर सड़क, हर गांव में जाकर लोगों को सिखाया करते थे कि आप सूद न लें, क्योंकि उस समय सूदखोरों का जमाना जो था, अगर आप कुछ भी लेते हैं तो 500% सूद सिर्फ उसका ब्याज लेते थे उस समय के जो महाजन, आप बोल सकते हैं। तो जो संघर्ष आदिवासियों ने जो सहा है, और आज 2025 है, आज हमें सब कुछ लगता है कि सब कुछ सही हो गया है और हमें आज़ादी 1947 में मिल गई थी और उसके बाद सब कुछ अच्छे से हुआ था। जी नहीं, शिबू सोरेन जी का कहानी शुरू होता है झारखंड से। जब उनके पिता को, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और उस समय हॉस्टल में होते हैं, और एकाएक उनको पता चलता है कि 1957 में उनके पिताजी की हत्या कर दी गई। और हत्या की वजह यही थी कि महाजन के लोगों के खिलाफ, महाजन जो अपना सूद का कंसेप्ट चला रहा था चारों तरफ, लोगों को की खून चूस रहे थे, उस सूद के बदले लोग किसी की जमीन, किसी की कुछ, सब चीज पर कब्जा किए जा रहे थे। वो लोगों को शिक्षा देते थे, इसलिए महाजन के गुंडों ने उन्हें मार दिया था। वहां से शिबू सोरेन की कहानी, जो एक लड़का सरकारी नौकरी के लिए पढ़ने जाता है और पढ़ के अपना एक कैरियर बनाने के लिए जिंदगी पूरी 360 डिग्री घूम जाती है। अब शिबू सोरेन पूरी तरह से आदिवासियों के साथ खड़े हो जाते हैं और पूरी धमकी भरे शब्द बोलने लगते हैं कि सूद नहीं लेना है हमें, और हमारा जो खेत जिसने भी कब्जा किया है। ये कहानी है 1970 के बाद इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो अभियान चलाते हैं, धान काटो अभियान। और उसी समय उन्होंने अपने आप को तीर और धनुष अपना हथियार बनाया, और उनके जो लोग थे, टीम के जो लोग थे, वो पूरे खेत के चारों तरफ तीर धनुष लेकर खड़े रहते थे और औरतें धान काटती थी महाजनों के। जो महाजन इनके जमीनों को जो कब्जा कर लेते थे, उन पर धान काटकर उसको समाज में बांट देते थे। तो ऐसी कहानियां सुन के आपको नहीं लगता है कि हम जो सोचते हैं कि संविधान, प्रशासन, जुडिशियरी, ये भी तो आजाद था, लेकिन कुछ वर्गों को इतना दबा और कुचला क्यों बनाया गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। गलतफहमी हो सकता है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होगा। तो अब चलते हैं उसके आगे क्या होता है। तो जब ये अभियान चला रहे थे, तो ये जिस तरह से इनके पिता को इनके महाजन के गुंडों ने मार के हत्या कर दिया था, उसी तरह से अब महाजन के गुंडे शिबू सोरेन के पीछे पड़ जाते हैं। 1972 में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन शिबू सोरेन अपने बाइक से जा रहे होते हैं गोमती नदी के किनारे से, और पूरा बारिश हो रहा होता है। उसी समय महाजन के गुंडे शिबू सोरेन को घेर लेते हैं। शिबू सोरेन को लगता है कि आज मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन शिबू सोरेन सोचते हैं कि मैं मरूं तो मरूं, लेकिन हारूंगा नहीं।
वो बाइक सहित गोमती नदी में छलांग लगा देते हैं। उसके बाद गुंडों को और बाकी लोगों को लगता है कि शिबू सोरेन खत्म हो गए, लेकिन शिबू सोरेन जी को इसलिए मसीहा और गुरु माना जाता है कि वो चमत्कार ही हुआ कि दूसरे छोर पर उसने उतनी गहरी खाई से और गहरी नदी से निकलकर शिबू सोरेन फिर से उसी जज्बा से आकर लोगों से मिलना शुरू किए और फिर से लड़ना शुरू किए। लेकिन इस लड़ाई में कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी शिबू सोरेन जी को। और दूसरी तरफ जो महाजन थे, महाजन एक तरह से केस इन पर एफआईआर भी कराना चालू कर दिए थे। तो धीरे धीरे पुलिस की नजर भी शिबू सोरेन पर पड़ने लगी कि आखिर ये इनके फसल बर्बाद कर रहे हैं, इनके साथ बेईमानी कर रहे हैं, गलत गलत केस उन पर थोप दिया गया। तो एक समय वहां पर एक सक्सेना जी करके धनबाद के डीएम आए। उन्होंने बोला कि देखिए गुरुजी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो गुरुजी ने रोका नहीं, बोला देखिए ठीक है, आइए आप मिलिए। तो ये मुलाकात हुई जंगल में। आप जो गांव में खटिया होता है, खटिया पर डीएम साहब और शिबू सोरेन बैठे और शिबू सोरेन जी को डीएम साहब ने एक ही बात बोला कि मैं आपसे मिलके मुझे लगा कि रियली लग रहा है कि आप आदिवासियों के मसीहा हैं और लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है। जिस राह पर आप चल रहे हैं, एक न किसी दिन पुलिस की गोली आप खाकर आपकी हत्या हो जाएगी और आपको मार दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए मैं कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप पुलिस को, अपने आप को शिबू सोरेन और डीएम केवी सक्सेना के बीच जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद शिबू सोरेन जी को एक नया राह दिखा और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग किया अपने जितने भी लोग थे उनसे बैठकर, और एक नाम दिया गया इस मिशन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये बात है 1972 की। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हो गया और ये तय हुआ कि अब शिबू सोरेन जी यानी कि गुरु जी अपने आप को पुलिस को समर्पित करेंगे और जेल जाएंगे। लेकिन हुआ उसी समय कि जब ये बातें चल ही रही थी, जो डीएम केवी सक्सेना थे उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच जो नए डीएम आते हैं वो भी इस काम को दिल से करते हैं और इस बीच जब वो जेल चले जाते हैं, जेल हो जाती है शिबू सोरेन जी को, तो जेल में बिहार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी, आप लोग जानते होंगे जगन्नाथ मिश्रा जी को, बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस जमाने वाले। ये वही जगन्नाथ मिश्रा हैं जो आप चारा घोटाला की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ही सारा चारा खा गए। आप गूगल करिए, ये वही जगन्नाथ मिश्रा हैं। तो हमारे समाज में इतनी खाई है और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हीं की ये भारत और हिंदुस्तान उन्हीं के खानदानों ने सिर्फ बनाई है। तो ये कहानी जो शिबू सोरेन की जी की आप सुन रहे हैं, ये भी वैसी की एक सीख है और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बोलते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और सारे संसाधनों और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी समानता से सबका अधिकार हुआ। जी नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग कहानी पर। तो उस समय संतावना दिया जगन्नाथ मिश्रा जी ने भी कि देखिए शिबू जी, आप चिंता न कीजिए, मैं बिल भेजता हूं, आपके सारे केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अब बाहर आएंगे। और कुछ दिनों बाद बाहर आते हैं शिबू सोरेन जी और बाहर आकर अब जो लड़ाई है, लड़ाई को लीगल वे में चलते हैं और सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना एक आंदोलन करता है कि हमें एक अलग राज्य बनाना है। तो ये बात दिल्ली तक पहुंचती है और दिल्ली में जंतर मंतर पर इनका पूरा जोर शोर से आंदोलन किया जाता है। झारखंड में उस समय जितने भी बड़े दल थे, उनके बड़े नेता मार्च करते हैं, लेकिन मार्च को रोक दिया जाता है। लेकिन उस समय शिबू सोरेन जी का यह कहना होता है कि देखिए, अगर आप हमारा बात नहीं मानेंगे और ये बिल अगर नहीं लाते हैं संसद में, तो मैं झारखंड से, हमारे यहां से जो भी खनिज पदार्थ और कोयला आने वाला है, हम लोग उस पर रोक लगा देंगे। इस बात का असर यह होता है कि उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर आडवाणी जी होते हैं। आडवाणी जी इस बिल को लाते हैं, उस समय भाजपा की सरकार केंद्र में थी। इस बिल को लाते हैं संसद में और बिल को पास कर दिया जाता है और 25 जुलाई 2008 को बिल आता है और झारखंड एक नया राज्य भी बन जाता है। उसके बाद कहानी शुरू होती है कि पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे शिबू सोरेन जी, सिर्फ 10 दिनों के लिए।
वो होता है 2 मार्च 2005 को। 2 अगस्त 2000 में झारखंड एक नया राज्य बन जाता है, लेकिन राज्य बनने में बहुत सारी अड़चने भी आती हैं। उस समय बीजू जनता दल, जो कि उड़ीसा में सरकार है उनकी, वो भी बीच में अड़ंगा लगाते हैं कि मुझे आप ये जगह दे दो। तो उसके बाद फिर शिबू सोरेन भी उसके लिए जवाब देते हैं कि मुझे भी ये चीज जगह दे दो, उसके बाद में कर लेते हैं बिल। लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आखिर एक दिन झारखंड राज्य का उदय होता है 2 अगस्त 2000 को, और पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं आदिवासियों के मसीहा और वहां के गुरु 2 मार्च 2005। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन चलती नहीं है, यह सरकार मात्र 10 दिन चलती है। और किसी कारणवश, क्योंकि इस सरकार गिरने का कारण यह होता है, देखिए अभी भी इन्हें पुरानी चीजें छोड़ नहीं रही होती हैं। एक केस फायर हुआ था 1986 में इनके खिलाफ, उस केस का फाइल निकाला जाता है और उस फाइल के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको प्रेशर करती है कि नहीं आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा देना पड़ता है। तो उसके बाद की कहानी सबको पता है। 2013-14 से फिर इनकी ये कमान इनके बेटे हेमंत सोरेन ने संभाल लिया। लेकिन इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमें लगता है कि देश आजाद हुआ हमारा 1947 में, लेकिन सोचिए आजादी के बाद भी हमें कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी एक ऐसे नेता को, आदिवासियों के लिए, उन महाजनों से और सूदखोरों से। और अभी भी है, मैं कह रहा हूं अभी भी सेम सिस्टम चल रहा है। सिर्फ वो महाजन जो है अपना कवर बदल के, बुक वही है, कवर बदला हुआ है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी हमारा समाज बदलेगा। ये द्विअर्थी और दोगलापन वाला समाज नहीं चलेगा। जब तक ये दोगलापन वाला समाज रहेगा, हमारे देश का विकास कभी 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 नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, कितने लोगों को बुरा बात मेरा ये लग सकता है, किसानों की हालत, एक पॉइंट पर अगर बात करूं मैं, किसान की हालत देखिए आज क्या है और पहले क्या थी। कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। आज हमारे यहां जो किसान धान बेचते हैं, अभी भी सूदखोर नए क्लेवर में, पैक्स के क्लेवर में उनसे धान कम रेट में ले लेते हैं और उस धान को अच्छे मुनाफा में बेचते हैं। ये तो छोटी सी एग्जांपल है, बाकी सभी लोग पढ़े लिखे हैं। अगर समाज में बदलाव चाहते हैं, अगर ईमानदार जब से नहीं बनेंगे, आप जिस भी पोस्ट पर हैं, जहां भी हैं, तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ बातों से, 15 अगस्त और 26 जनवरी को सलामी देने से और जनगण गाने से और वंदे भारत बोलने से और जय हिंद और जय भारत बोलने से, जय भारत माता की जय बोलने से देश का विकास कभी नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।